हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास शुरू करते हैं आज की। ठीक है। सभी लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसी के साथ सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, 76वां गणतंत्र दिवस। हम सभी लोगों ने इस बार किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 76 था। ठीक है। 76 नंबर का गणतंत्र दिवस हम लोगों ने इस बार मनाया है। ठीक है। रिपब्लिक डे इस बार हम लोगों ने 76 नंबर का पहला पॉइंट ही लिखिएगा। 76वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने इस बार सेलिब्रेट किया है। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार ये कौन सा क्रम था? 76 क्रम था, 76वां क्रम था। ठीक है। और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्या थी थीम? दूसरी चीज लिखिएगा, इसकी थीम क्या थी। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरी पॉइंट, पहला तो क्रम का था ये, और दूसरी चीज इसकी थीम क्या थी। और इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। मैंने आप लोगों को पहले भी 2-4 दिन पहले करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसके चीफ गेस्ट कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 76th रिपब्लिक डे परेड? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो तीन चीजें हो गई। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। दूसरी चीज, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और तीसरी चीज, इस बार के चीफ गेस्ट कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। क्लियर? इंडिया विल सेलिब्रेट 76th रिपब्लिक डे। क्लियर? दिस ईयर द थीम ऑफ रिपब्लिक डे स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इट इज इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट। ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है। इसके बाद जस्ट इस हेडिंग को चेंज मत कीजिएगा, और कुछ झांकियों को हम देखेंगे। जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड की जो झांकियां थी, तो उसी में एक सब टाइटल बनाइएगा, झांकी। ठीक है। इस साल भारत को गणतंत्र बने 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे खास थीम स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत से मनाया जा रहा है। ठीक है। इस बार 16 राज्य और 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। 16 स्टेट्स और 15 मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय जो होते हैं उनकी झांकियां, जैसे कृषि मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। ठीक है। तो अलग अलग मंत्रालयों की झांकी पेश की जाएगी। तो कितने राज्यों की झांकी आएगी इस बार? तो स्टेट्स की बात करें तो कितने स्टेट्स? 16 स्टेट्स। ठीक है। और मंत्रालय कितने हैं? तो मंत्रालय आपके 15 है। टोटल कितनी झांकियां? 31 झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पर निकलेंगी। बिहार की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरी। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा और नालंदा विश्वविद्यालय इसकी थीम थी। बिहार की झांकी भी इस बार प्रस्तुत की गई है गणतंत्र दिवस पे। तो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार की झांकी जो प्रस्तुत की गई थी, तो उसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? गौतम बुद्धा और नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। ये दोनों इस बार की थीम थी हमारे बिहार की झांकी की। तो दो चीज याद रखना है। इस बार कितने झांकियां निकली है पूरी कर्तव्य पथ पे? तो 31 झांकियां निकली है। कितनी? 31। और दूसरी चीज, जो बिहार की झांकी निकली है वो किस थीम पर आधारित थी? तो गौतम बुद्धा और नालंदा विश्वविद्यालय के थीम पर आधारित थी। क्लियर? 16 स्टेट्स एंड 15 सेंट्रल मिनिस्ट्री विल बी डिस्प्लेड। ठीक है। इसमें 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है, और इधर आपके 15 मंत्रालय, विभिन्न विभिन्न मंत्रालय। ठीक है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो इस तरह से टोटल 31 झांकियां निकली है। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक। नेक्स्ट हेडिंग, IEW, इंडिया एनर्जी वीक 2025। एनर्जी सेक्टर में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ फॉसिल फ्यूल्स की खपत न सिर्फ तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यहाँ तेजी से क्षमता में भी विस्तार हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो
जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें, इनका तो खपत तो बहुत तेजी से हो ही रहा है। एनर्जी सेक्टर, खासकर पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस पर केंद्रित कार्यक्रम इंडिया एनर्जी वीक का तीसरा संस्करण फरवरी में नई दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो IEW कहाँ स्टार्ट हो रहा है 2025 का? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आरंभ किया जा रहा है। किस चीज से रिलेटेड होता है? तो जितने भी हमारे आपके एनर्जी देने वाले फ्यूल्स है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनसे संबंधित मुद्दों, समस्याओं, इनकी खपत को कैसे, फॉसिल फ्यूल्स की खपत को कैसे रोका जाए, ठीक है, उसके बाद जो पोल्यूशन वगैरह फैल रहे हैं अपनी इन रिसोर्सेज से, उनको कैसे कम किया जाए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाए, पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों पर बैठक वगैरह होती है, इन चीज़ों पर समाधान निकाला जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? IEW इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जाता है। क्लियर? तो इस बार का आयोजन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ याद रखना है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में 2025 में। क्लियर? देख लेते हैं, इंग्लिश में भी वही सारी चीजें हैं। एनर्जी वीक, प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द एनर्जी सेक्टर स्पेशली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 11 to 14th of February नेक्स्ट मंथ। क्लियर? नौवां जोहोर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट, हेडिंग बनाइएगा, जोहोर इंटरनेशनल कप, जोहोर इंटरनेशनल कप। ठीक है, भारत के ग्रैंड मास्टर, ठीक है, इनियन पन्नी सेल्वम, ठीक है, इंडियन पन्नीर सेल्वम, ये है इंडियन पन्नीर सेल्वम, नाम से पता चल रहा है साउथ के है, ठीक है, केरल के है, इंडियन पन्नीर सेल्वम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया में 9वां जोहोर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो जोहोर इंटरनेशनल कप के विजेता कौन है? तो ये महाशय है इंडियन पन्नीर सेल्वम। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि विनर कौन है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वम। और इन्होंने किसके हराया है? द नग्यून वान हुए, ठीक है, नग्यून वान हुए, वियतनाम के प्लेयर को इन्होंने हराया है, न्यूगेन, ठीक है, न्यूगेन वान हुए को इन्होंने हराया है। तो विजेता का नाम याद रखिएगा, पराजित कौन हुआ ये बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, तो ये आपको याद रखना है कि जोहोर अंतरराष्ट्रीय विश्व कप शतरंज का होता है, ठीक है, और इसमें विनर कौन है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वम इसके विनर है, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर इंडियन पन्नीर सेल्वम हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली एंड वॉन 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन मलेशिया। क्लियर? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है इसमें? तो इसके विजेता कौन है, बस इतना ही जरूरी है, ठीक है। माइकल मार्टिन नाम में क्यों है? ठीक है, ये नाम खबरों में अभी क्यों है माइकल मार्टिन? आयरलैंड में फियाना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन देश के नए पीएम होंगे। आयरलैंड की संसद के निचले सदन डेल में मतदान के बाद यह पुष्टि हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, आयरलैंड के नए पीएम कौन है? आयरलैंड के न्यू पीएम कौन है? तो ये महाशय है। आयरलैंड के न्यू पीएम कौन है? तो ये महाशय है, इनका नाम है माइकल मार्टिन। याद रखिएगा, आयरलैंड के नए पीएम कौन है? तो माइकल मार्टिन नए पीएम है आयरलैंड के। क्लियर? और दूसरी चीज लिखिएगा, आयरलैंड के निचले सदन को क्या कहा जाता है? डेल कहा जाता है। आयरलैंड के संसद के जो निचला सदन है उसको क्या कहा जाता है? डेल कहा जाता है। क्लियर? Fianna Fáil party leader Michael Martin will be the new prime minister of the country. This has been confirmed after voting in the lower house of the Irish parliament, the Dáil. Clear? चलिए आगे देखते हैं। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, 15वां मतदाता दिवस कैवा क्रम था? तो 15th क्रम था। मतदाता दिवस का कैवा क्रम था? तो 15वां क्रम था। भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो मनाया कब जाता है? तो 25th of जनवरी को हम लोग
मतदाता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। उद्देश्य क्या है मनाने का? तो चुनाव के महत्व और मतदान प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करना कि चुनाव का महत्व क्या है, पैसे लेकर वोट ना दे, किसी के लालच में आके वोट ना दे, ठीक है, किसी के डर में आके वोट ना दे। तो अब आपको चुनाव के महत्व को, आपका जो एक वोट है उसके महत्व को, और मतदान करने की क्या प्रक्रिया होती है, इस चीजों से लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग मतदान दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इसकी थीम याद रखनी है, ठीक है, इसकी थीम याद रहनी ही चाहिए। क्लियर? तो वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो क्लियर? 25 जनवरी को मनाया जाता है, 15वां मतदाता दिवस था। थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 ऑफ जनवरी इन इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन आ गया है, इसे भी देख लेते हैं। 8 किल्ड इन महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट। महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री जो होती है, जहाँ पे जितने भी आपके विस्फोटक सामान वगैरह सब बनते हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या हुआ है? आग लग गई है और उसमें 8 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। लगभग 5 लोग घायल भी, 5 नहीं 5 से ज़्यादा लोग लगभग घायल हुए हैं। तो ये खबर न्यूज़ में थी। इस पे जाइए, आइए डिटेल्स में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि मजदूर लोग फैक्ट्री में कहीं आग लग जाती है, कहीं लैंड माइन, मतलब मान लो कोयले वगैरह की खान में काम कर रहे हैं, वहाँ दब जाते हैं, ठीक है, वहाँ ब्लास्ट वगैरह हो जाती है। तो इनमें क्या क्या हमें सुधार करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है, क्या मतलब क्राइटेरिया होनी चाहिए काम करने की कि आप किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती है यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार सुबह एक आयुध कारखाने में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। बचाव कार्य देर शाम तक जारी रहा तथा विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। 10:40 बजे कम तापमान वाले प्लास्टिक विस्फोटकों वाली एक इमारत में विस्फोट हुआ। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल गोला बारूद बनाने में, मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनते थे वहां, तो काम तो ऐसे ही खतरनाक है, ठीक है। तो गोला बारूद बनाने वाले में काम किया जा रहा था। 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें ये कुछ लोगों का पहचान प्राप्त की गई है जिनकी मौत हुई। तो हुआ कहाँ है ये घटना? तो महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। और कैसे हुआ है तो इसकी जांचें चल रही है अभी। एक फैक्ट्री थी जहाँ पे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके गोला बारूद बनाया जाता था, प्लास्टिक विस्फोटक, ठीक है। तो यहीं पे एक दुर्घटना घटी है जिसमें कुछ लोगों की दुखद रूप से मौत हो गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने विध्वंस से उभरने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया। बचाव और मलबा निकासी के लिए 12 गाड़ियां, 15 एम्बुलेंस, 8 भारी क्रेन लगाई गई, ठीक है। तो बचाव कार्य बहुत जल्दी से जल्दी वहां पहुंच गई और बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया। अब जो लोग उसके अंदर थे उन लोगों की तो मौत हुई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन बचाव कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा था। विशेष जांच दल, जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के लिए एक जांच समिति द्वारा विस्फोटक के कारणों का पता लगाना के लिए एक टीम गठित की गई है डीएम और एसपी के द्वारा, कि आप लोग पता लगाइए कि विस्फोट हुआ कैसे है, कहाँ कमी रही है, कहाँ से गलती हुई है। इसमें अपराध शाखा, सुरक्षा शाखा और स्थानीय पुलिस शामिल है। फ्रेंचाइज और पोर्टेबल साइंस ऑटोमोबाइल्स आर्किटेक्चर दोनों घटनाओं की जांच कर रहे हैं। जांच करने के लिए अच्छी खासी टीम तैनात कर दी गई है, एसपी साहब ने और डीएम साहब दोनों ने, ठीक है, जिलाधिकारी ने, दोनों ने मिलकर जांच टीम गठित की है कि पता लगाइए कहाँ से कमी थी, दुर्घटना क्यों हुई है, ठीक है। सरकार और राजनीतिक प्रक्रियाएं यदि देखें तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पे ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की और मृतकों के लिए 5 लाख रुपए की ग्रेस राशि की घोषणा की गई। महाराष्ट्र प्रमुख कांग्रेस नाना पटोले बहुदलीय संसदीय समिति द्वारा विस्तृत जांच की मांग की गई। रक्षा आश्रम में सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। पार्टियों को देखिए, सभी पार्टी एक दूसरे पर छीटाकसी करते हैं, लेकिन ये छीटाकसी करने वाली बात नहीं है। जैसे कि कुछ फैक्ट्री जैसे होते हैं, ठीक है, तो जैसे फैक्ट्री में कुछ लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो कितने वर्कर एक बार फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है, इसकी गाइडलाइन होनी चाहिए। हर फैक्ट्री की एक गाइडलाइन होनी चाहिए
और जो केमिकल्स वगैरह से जुड़ी हुई फैक्ट्री है, विस्फोटकों वगैरह से जुड़ी हुई फैक्ट्री है, उनके लिए तो बिल्कुल ही होनी चाहिए कि कितने वर्कर्स एक बार में काम करेंगे, एंट्री और एग्जिट की सही सुविधा है कि नहीं, ठीक है, आग बुझाने की सही सुविधा है कि नहीं, उसके बाद स्पेसियस है या नहीं। तो दुर्घटनाएं कहीं भी और कभी भी हो सकती है, लेकिन हमें उससे निपटने की सारी तैयारी पहले से रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से और जितनी भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी है उनके तरफ से टीमें गठित की जा रही है, और इसकी जांच की मांग चल रही है, और जांच हो भी रही है कि इसका प्रमुख कारण क्या था। मेरे हिसाब से यदि आपका आपदा प्रबंधन वाला सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मेंस में आपदा प्रबंधन से यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्री रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या क्या है, उनके बारे में बताइए, और किस पर ये जो दुर्घटनाएं घट रही है आए दिन, इनसे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है, इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर सुझाव दीजिए। तो ये सारी चीज़ें को आप कोरिलेट यदि कर दीजिएगा करंट से, तो आपका आंसर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं करंट अफेयर्स की, फिर कल मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास के साथ। जय